हेलो एवरीवन। आज हम जो है ना अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने जो है अपनी लास्ट क्लासेस में अभी तक जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जो कि बोहर्स ने एक्सप्लेन किया था। हमने बोहर्स के मॉडल के लिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के लिए हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट निकाली थी, फिर एनर्जी कैलकुलेट की थी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। देन वी फाइंड आउट different type of series which are originated from the Bohr model, for example Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund. Then we discussed कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस वो जो है डिस्क्रीट एनर्जी ही शो करे। मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक कॉन्टिन्यूस बैंड भी शो होता है। वो बेसिकली क्यों शो होता है? बिकॉज ऑफ अनक्वांटाइज्ड हाइपरबोलिक ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जब अनक्वांटाइज्ड हाइपरबोलिक ऑर्बिट है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से तो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस पे अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी। एंड सिंस द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड देयरफॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर पॉसिबल। देन वी फाइंड आउट कि क्या फ्रिक्वेंसी एमिट होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है अनक्वांटाइज स्टेट से क्वांटाइज स्टेट में फॉल करेगा। एंड वी फाइंड आउट दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स विच आर बोथ क्वांटाइज। इसलिए जो स्पेक्ट्रम है वो सीरीज लिमिट के बियॉन्ड जो है वो लाई करता है। देन हमने जो है डिस्कस किया था थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी तक तो, क्योंकि हम एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था जिसमें हमारे पास ब्राइट बैकग्राउंड होता है और डार्क लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि डार्क लाइंस जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होती, बट जो बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट होने की वजह से हमें वो डार्क लाइन दिखाई देती हैं। इसके अलावा मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का उसमें सिर्फ लाइमन सीरीज़ दिखती है, बाल्मर सीरीज़ नहीं दिखती। बट कुछ जो स्टार्स हैं जिनका हाई टेम्परेचर होता है उसमें जो है हमें बाल्मर सीरीज़ भी विजिबल हो जाती है। देन वी डिस्कस रेजोनेंस लाइन्स। Next we will discuss correction for finite nuclear mass। अब हमने जो बोहर्स मॉडल में जो पीछे डेरिवेशन पढ़ी थी जिसमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, हमने उसमें ज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियस है वो हैवी है और वो जो है फिक्स है। न्यूक्लियस जो है उसका मास नहीं है, हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया था अब जो है हम ये एजम्पशन जो है वो ड्रॉप कर देंगे कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है एज कंपेयर टू डैट ऑफ न्यूक्लियर। सो वी ड्रॉप द एजम्पशन डैट न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी एंड फिक्स्ड इन स्पेस। तो अब जो है न्यूक्लियस जो है वो भी फिक्स नहीं है, उसका भी एक फाइनाइट मास है। सो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का भी फाइनाइट मास होगा, इनफाइनाइट मास तो हो नहीं सकता, तो ये असम्पशन तो हमें ड्रॉप करनी ही थी। सो जब न्यूक्लियस का भी फाइनाइट मास है तब मैं ये नहीं कह सकता कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, कि न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये असम्पशन गलत हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? बोथ nucleus as well as electron they both revolve around some common center of mass। let's say कोई पॉइंट ले लेता हूँ C। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड सम कॉमन सेंटर ऑफ मास C। तो सपोज कीजिए जो न्यूक्लियस है उसका मास है कैपिटल M। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो है वो है स्मॉल m। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस। सो जब मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियस के पास बनेगा। सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड बोथ न्यूक्लियस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड दिस कॉमन सेंटर ऑफ मास बाय सम एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स से ओमेगा। Let's say this distance of electron from center of mass is x. Let's say this distance between electron as well as nucleus is total r, then this will be r minus x.
Clear? Now since the system is in equilibrium, that means इलेक्ट्रॉन का मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर ऑफ मास m इंटू एक्स विल बी न्यूक्लियस का मास इंटू डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दैट इज m इंटू आर माइनस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M इंटू आर, ये तो सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, प्लस m। इसी तरह से अगर मैं r माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, r माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी r माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए एम आर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो r माइनस एक्स कितना आ गया, डेट विल बी स्मॉल m इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। देयरफॉर r माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, ये तो कैंसिल हो गया, स्मॉल m r डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू और r माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के रख ली। नेक्स्ट, सिंस बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड दिस कॉमन सेंटर ऑफ मास c विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखूं सिस्टम का, इट विल बी द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन का, डेट विल बी m ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस डेट इज x, प्लस न्यूक्लियस के लिए कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू भी पता है, r माइनस एक्स की वैल्यू भी पता है, ये हम इसमें पुट कर देंगे, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉरी, ये मैंने फॉर्मूला जो है वो गलत लिख दिया है, जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है m ओमेगा आर स्क्वायर, नॉट m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल M ओमेगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। सो m ओमेगा एक्स स्क्वायर विल बी m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, प्लस कैपिटल M इंटू ओमेगा r माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेने पे एलसीएम जो है नीचे वो आएगा, जो एलसीएम है वो आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बचा स्मॉल m ओमेगा कैपिटल M r स्क्वायर, स्मॉल m ओमेगा कैपिटल M स्क्वायर आना है यहाँ पे भी, कैपिटल M स्क्वायर r स्क्वायर प्लस यहाँ पे आना है कैपिटल M ओमेगा स्मॉल m स्क्वायर r स्क्वायर, कैपिटल M ओमेगा स्मॉल m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लीजिए। एक स्मॉल m कॉमन निकल रहा है, एक स्मॉल ओमेगा कॉमन निकल रहा है, एक कैपिटल M कॉमन निकल रहा है और एक r स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचा, जब स्मॉल m का स्मॉल m, ओमेगा का ओमेगा, यहाँ m स्क्वायर था, ये स्मॉल m लिया तो अंदर बचा कैपिटल M, r स्क्वायर का r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे m का m हो गया, ओमेगा का ओमेगा हो गया, r स्क्वायर का r स्क्वायर हो गया, यहाँ स्मॉल m है, यहाँ m स्क्वायर है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बचा, डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। तो ये एक से ये स्क्वायर था, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड आपके पास बचा स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब ये भी देखिए एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में ही आया है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, है ना। तो अब आपका जो मास है वो बेसिकली आर स्क्वायर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा बन गया। ये जो मास है वो क्या बना, नेट मास जो है वो बना स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इस मास को मैं बोलता हूँ बेसिकली रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास ऐसे मैं डिनोट करता हूँ म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है,
नाउ द टोटल एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय म्यू इनटू आर स्क्वायर इनटू ओमेगा. नाउ इफ आई हैव टू टेक द न्यूक्लियर मोशन, ऑब्वियसली मैंने न्यूक्लियस का मोशन अब कंसीडर किया है. अब बोहर को भी अपने पोस्टुलेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. तो बोहर ने जो है, अगर न्यूक्लियस का मोशन भी कंसीडर करना है, बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये कहा इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. वहाँ पे था जो पहले पोस्टुलेट था वो था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इसको मॉडिफाई क्यों किया? तो क्या, ताकि न्यूक्लियस का भी मोशन ले ले. तब उसने कह दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम मतलब न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π. तो एंगुलर मोमेंटम एटम का क्या है? म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π. और मुझे पता है n जो है वो 1 2 3 इस तरह से होगा. ठीक है. अब मुझे पता है जो वेलोसिटी होती है या ओमेगा होता है, ओमेगा जो है वो होता है V/R. तो ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π. तो यहाँ से बना म्यू वी आर इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π. अगर इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मोशन, अगर न्यूक्लियर मोशन ना होता, तो बेसिकली जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो उसका मास, न्यूक्लियस का मास, वो कंसीडर नहीं होता. तो म्यू जो है वो रिप्लेस हो जाता स्मॉल m से. इक्वेशन बनती mvr इज इक्वल टू NH/2π. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, यू कैन सी just a replacement of small m by mu in the Bohr's derivation. आप जो है न्यूक्लियस का फाइनाइट मास को जो है कंसीडर कर सकते हो. तो आपको सिंपल क्या करना है, वो कह रहा है कि सिंपली आप जो है अगर स्मॉल m को रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर दोगे, आप जो है बोहर ने थ्योरी दी थी अभी हमने पहले जो डिस्कस की थी, आप उसी को यूज़ कर लोगे. सिंपली स्मॉल m को म्यू से रिप्लेस कर दो, बस और कुछ नहीं करना. तो अब मुझे दोबारा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो हमने बोहर्स ऑर्बिट में, जिसमें हमने न्यूक्लियस का मोशन कंसीडर नहीं किया था, वही इक्वेशन उठा लेते हैं. वो इक्वेशन में हमने एनर्जी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट, वो थी -mz²e⁴ डिवाइडेड बाई 8ε0² h² इंटू 1/n². तो अब जो है अगर मैं न्यूक्लियस का मोशन कंसीडर करूँगा, m विल बी रिप्लेस बाय म्यू. तो -μz² डिवाइडेड बाई 8ε0² h² इंटू 1 डिवाइडेड बाई n². तो ये बन जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम इफ वी कंसीडर द फाइनाइट न्यूक्लियर मोशन. अब हमें पता है जो म्यू है, इट इज़ स्लाइटली लेस देन m. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कम होगा ना, क्योंकि देखिए स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M बन गया. अगर इसका मतलब अगर म्यू m से कम है, इसका मतलब जो एनर्जी है, जो नई वाली एनर्जी आई है, वो भी स्लाइटली लेस नेगेटिव होगी, स्लाइटली लेस नेगेटिव देन इफ द न्यूक्लियस वाज एट रेस्ट. ठीक है. तो एनर्जी भी थोड़ी सी कम नेगेटिव होगी. जैसे सपोज कीजिए वहां पे हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे इस तरह. ठीक है. ये तो था नॉट कंसीडरिंग न्यूक्लियर मोशन, और आपको इसकी वैल्यूज़ भी पता थी. ये थी -13.6, ये थी -3.9. ठीक है. ये थी -1.51 समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब जब न्यूक्लियर मोशन मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने क्या बताया, जो एनर्जी लेवल है वो स्लाइटली लेस नेगेटिव हो जाएंगे.
कम नेगेटिव हो जाएंगे। कम नेगेटिव होने का मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे जो नए एनर्जी लेवल हैं, जब मैं न्यूक्लियस के मोशन को कंसीडर करूँगा, वो थोड़े से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। व्हेन न्यूक्लियर मोशन इज कंसीडर्ड। सो ये जो है आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन Rydberg constant due to finite nuclear mass। अब जब हम न्यूक्लियर मास कंसीडर कर लेते हैं, न्यूक्लियस का मोशन कंसीडर करते हैं, जो हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, जो कि पहले कांस्टेंट था, अब वो कांस्टेंट ना होके ये भी वेरी करेगा ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास। अब वो कैसे करेगा वो हमने डिस्कस करना है। अब जो बेसिकली जो फाइनाइट न्यूक्लियर मास है वो जो है रिडबर्ग कांस्टेंट में कुछ वेरिएशन तो करेगा ही, और वो वेरिएशन जो है डिपेंड करेगी एटम टू एटम। क्यों? रिडबर्ग कांस्टेंट जो है किसी भी एटम के लिए जिसका इन्फाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस था, याद रखना हैवी न्यूक्लियस था, इन्फाइनाइटली हैवी मतलब जिसमें हमने न्यूक्लियर मास को कंसिडर नहीं किया था, उसमें जो रिडबर्ग कांस्टेंट था वो था स्मॉल m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू c। ये तो था व्हेन आई कंसिडर इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। बट अगर मैं कोई ऐसा एटम लूँ जिसमें जो है न्यूक्लियस का फाइनाइट मास है, उस केस में, और कितना मास है स्मॉल m, उस केस में जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो क्या स्मॉल m से रिप्लेस होके म्यू आ जाएगा, म्यू इंटू ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी, वेयर म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसे मैं डिवाइडेड बाई कैपिटल M कर देता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। सो ये म्यू की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आपके पास आर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, m e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू सी इंटू 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन गया, ये तो r इन्फिनिटी बन गया। तो बेसिकली मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास को इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, और वो क्या आया, आर एम इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कहने का मतलब जो आर एम है वो आर इन्फिनिटी से कितना कम है, बाय कितना फैक्टर, बाय फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और ये जो फैक्टर है इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। क्यों? एटम्स के लिए, हर एटम के लिए अलग क्यों हो, क्योंकि देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चलो माना कि सेम रहेगा, लेकिन जो ये मास ऑफ न्यूक्लियस है वो तो एटम के साथ बदलेगा ना। हैवी एटम होगा तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस हैवी होगा, तो आपका जो फैक्टर है जिस ये रिडबर्ग कांस्टेंट वो भी जो है अकॉर्डिंगली वेरी कर जाएगा। ठीक है। आर इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है, आर इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने निकलवाई हुई है पहले भी। आर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के केस में स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/1836। उसका मतलब जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो क्या आता है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो आता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कितना फ़र्क पड़ गया, अराउंड 2000 का डिफरेंस पड़ गया। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है वो हाइड्रोजन एटम के केस में आता है, उसके बाद जो है ये डिफरेंस जो है वो कम होता रहता है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास और मास नंबर के बीच में, सो
हाइड्रोजन एटम के केस में जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो होता है अराउंड 109680। ठीक है, ये है हाइड्रोजन 1, आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन का आइसोटॉप 1। ठीक है, इसके बाद जो है ये इंक्रीज़ होता रहता है, अल्टीमेटली एक टाइम पे जाके जो है ये जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, और जो ये डिफरेंस जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इट स्टार्ट्स अप्रोचिंग आर इन्फिनिटी, तो हाइड्रोजन के केस में जो है ना रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू दी रिडबर्ग कांस्टेंट व्हेन वी कंसीडर इन्फाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। बट जैसे जैसे मेरा जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो बढ़ता जाता है, जैसे ये आ गया हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप, यहाँ पे कहीं हीलियम 4 लाई करता है, यहाँ पे कहीं लिथियम 7 लाई करता है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन 16 लाई करता है। और ऑक्सीजन 16 के बाद जो है आपका जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ड्यू टू फाइनाइट मास या फाइनाइट न्यूक्लियर मास, वो जो है इट स्टार्ट्स अप्रोचिंग द रिडबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास। ठीक है।